400 पार का नारा है, लेकिन मिठाई के लिए भी अब आप विपक्ष को बेचारा बना रहे हैं। इतना मीठा खा लो, वो कड़वापन खत्म होने वाला नहीं है। अब तो इस बात पर दिक्कत है कि आम आदमी आम क्यों खा रहा है, तो क्या खाएं भैया, मशरूम खाएं। प्रश्न ये है कि पर मोदी को नहीं आने देना है, चाहे कोई और आ जाए। ये तो फिसल गए, ओहो, और मोदी जी निकल गए। 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे हम, जो आप कह रहे हो आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब चीज है, क्या नहीं है। We don't want cult leaders, चाहे पाकिस्तान का इमरान खान हो, चाहे इस देश में नरेंद्र मोदी। घड़ी पाकिस्तान को चले जाते हैं आप। इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए ये किया जाएगा। ये बताओ, ये रोजा इफ्तारी तख्ता बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे पहले चरण में कौन आगे है कौन पीछे, यानी इस चुनाव में पहले चरण में कौन से मुद्दे हावी रहे। इस दौर में मीठे पे भी बड़ी चर्चा हुई है, तो आज उसकी बात हम करेंगे। और इन चुनावों में कौन से मुद्दे बढ़ गए हैं, कौन से मुद्दे कम हो गए हैं, उनकी भी बात करेंगे। 2024 के पहले चरण का आगाज हो चुका है। 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन किसकी बातों पर जनता को यकीन है, ये 4 जून को ही साफ होगा। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता। आज तो कहीं थोड़ा सा जोर से पटाखा फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कितनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पड़े महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। एक अंसारी परिवार है, जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ इसमें हिस्सेदार बने। उधर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को बेहद कड़ा संदेश दिया है। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে 2টো ভোট দেওয়া। आज का सबसे बड़ा सवाल है
कि पहले राउंड की हवा का रुख क्या 4 जून के नतीजों की दिशा का इशारा कर रहा है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। पहले चरण का संदेश किसका जनादेश? तो पहले चरण का संदेश किसको जनादेश, लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 की सियासी हवा का विश्लेषण। 2019 में जिन 102 सीटों की हम बात करें उसमें एनडीए के खाते में 46 आई थी और इंडिया अलायंस के खाते में 49 गई थी। 2019 में से 102 सीटों में किसके पास कितनी सीटें थी? 40% सीटें बीजेपी के पास और सिर्फ 15% सीटें कांग्रेस के पास थी, बाकी अन्य दलों के पास थी। 102 सीटों पर बीजेपी 60 उम्मीदवार बीजेपी ने 2019 में उतारे थे, लेकिन 2024 में 70 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी 17 उम्मीदवार ज्यादा हैं। और कांग्रेस ने इस बार 56 उतारे हैं, यानी पिछली बार 65 उतारे थे, यानी 9 उम्मीदवार कम हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डिबेट के आज के मुद्दे क्या हैं। लेकिन हार जीत का अंतर बड़ा जरूरी है। अब 53 सीटों पर हार जीत का अंतर 20% से कम था और 8 सीटों पर 22% से भी कम था। लेकिन बहस के मुद्दे आज क्या क्या है? क्या बीजेपी ने उम्मीदवार बढ़ाए? क्या सीटें भी बढ़ के आएंगी? क्या तमिलनाडु में बीजेपी 400 पार वाला सपना पूरा कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी के लिए तमिलनाडु एक बड़ा टारगेट है। इंडिया अलायंस इस बार क्या बीजेपी के वोट पे सेंध लगा पाएगा? और पहले दौर की मिठाई किसके हाथ आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता, विधायक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ लेफ्ट के नेता है विवेक श्रीवास्तव। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के। जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। शुरुआत आपसे करते हैं सुधांशु जी। 400 पार का नारा है, लेकिन मिठाई के लिए भी अब आप विपक्ष को बेचारा बना रहे हैं। नहीं, जो लोग बहुत चिंतित रहते थे, अब देखिए मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हलवा पूड़ी खा रहे हैं बैठकर, तो चिंता का सबब समझा जा सकता है। मगर मैं कहना चाहता हूं कितना मीठा खा लो, वो कड़वापन खत्म होने वाला नहीं है। पूरे दिल्ली और देश की जनता को पता है कि जितनी कड़वाहट आपने बाहर भरी है वो कोई मिठाई उसको कम नहीं कर सकती। परंतु मैं एक बात लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, क्योंकि जिन 102 सीटों पर वोट डाले गए बीजेपी की 46 आई थी और इंडिया अलायंस की 49 थी, और इस बार इंडिया अलायंस एक साथ है, तो कैसे निपटेंगे? नहीं, बंगाल में तो साथ नहीं है, तमिलनाडु में तो है। हाँ, बहुत तमिलनाडु में आपका गठबंधन टूटा है एआईडीएमके के साथ। बिल्कुल। देखिए साहब, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो पहले दौर के मतदान ने बहुत एक सटीक संकेत दिया है। अगर पश्चिम बंगाल में अपेक्षा से कहीं अधिक मतदान हो रहा है जी, इस बार अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों की बहुत चौकसी थी। और पश्चिम बंगाली अब एकमात्र राज्य बचा है भारत में जहां चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं। एक दौर में यूपी और बिहार से ऐसी खबरें आती थी, वैसे ये पश्चिम बंगाल से आती हैं। तो यदि थोड़ी सी सुरक्षा बड़ी, इस बार भी बहुत हुआ है, बहुत करने का प्रयास किया गया है, तो जनता में रिएक्शन हो सकता है। अब आप आइए, ये राहुल गांधी जिसको करंट कहते थे, अगर उस करंट का पावर हाउस उनके हिसाब से आज जो सीटें उनमें रामपुर होना चाहिए था, अगर रामपुर में 50% है तो पावर हाउस में वोल्टेज बहुत कम नजर आ रहा है, जबकि यहां तो स्पार्क हो जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु में वोटिंग अधिक हुई है और यह माना जाता है कि जब अधिक वोटिंग होती है तो वो रिएक्शन में होती है, यानी परिवर्तन लाने के लिए होती है। देखिए 2019 में भी अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन रिएक्शन वो किस तरफ था तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं और आपको देख के विजय चौक की शाम पर एक मुझे गाना भी याद आ रहा है, हाल कैसा है जनाब का। बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है। और बड़ी खुशी अमीश भाई कि पहले फेज की वोटिंग हुई, अच्छा रहा, बंगाल में एक अच्छा टर्नआउट रहा। और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु ने आगाज कर दिया है बदलाव का। 39 सीट्स में से एक भी नहीं आएंगी एआईएडीएमके के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अंसारी तो पहुंच गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे, लेकिन इंडिया अलायंस का एक भी घटक दल नहीं पहुंचा। राम से दुश्मनी थी या मोदी से? जी, उस पे आऊंगा, लेकिन आप बताइए, राम मंदिर तो ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में अल्मोड़ा के एक गांव ने इलेक्शन का बायकॉट किया, वोट नहीं डाले और नारा दिया गांव वालों ने, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये मेरे ख्याल से सुधांशु जी को सोचना चाहिए इस विषय में। आपने सारा का सारा फोकस इस तरफ धर्मांधता की तरफ, धर्म के नाम पे वोट बटोरना, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरना, रोड कौन बनाएगा? चलिए, रोड कौन बनाएगा, लेकिन मैं जनता से भी जानना चाहता हूं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है या लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है तो हाथ खड़ा करें आप लोग, या लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है?
तो दोनों, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वोट तो डालने जाएंगे ना भाई। तो एक बार ऑडियंस के लिए जोरदार ताली हो जाए। थोड़ा देखिए, लोकसभा चुनाव का पहला राउंड हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा जोश दमखम दिखना चाहिए। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, इस लोकतंत्र के लिए ताली बजाइए, इस जनतंत्र के लिए ताली बजाइए। मैं आता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, प्रश्न ये है कि आप इस बार मोदी को नहीं आने देना है, चाहे कोई और आ जाए। ऐसी बात नहीं है, वो इतने घबराए हैं, इस तरह से वो उन्होंने गाना सुना है ना, क्या ख्याल है आपका, तो मैं पूछ लूं, ये तो फिसल गए ओहो, और मोदी जी निकल गए आहा। तो मोदी जी जिस नेतृत्व को इस धरती भारत पर काबिज कर बैठे हैं, वो पूरे भारतीयों के आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं। अगर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक छत्र कानून और संविधान और लोकतंत्र का राज, आज लोकतंत्र पे विश्वास व्यक्त किया जनता ने, तो लोकतंत्र की संध्या पर पूरे भारत को एक शुभकामना है। जो अभी सुधांशु जी ने कहा कि 77% से ऊपर बंगाल में वोट पड़ा है, वो जो करंट है बदलाव का, वो वोट वहां पड़ा है। और कहीं अगर इन्होंने ठीक कहा कि रामपुर में भी पड़ता अगर करंट होता, वो इंडिया अलायंस के पास इसलिए नहीं है कि ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है, और लोकतंत्र को उनका कोई भरोसा लोकतंत्र में भी नहीं है। वरना ये बात वो लोकतंत्र के चुनावी सम्मेलन में मैदान में खड़े होकर नहीं कहते कि मोदी जी देश को भटका रहे, भटका रहे। एक आपने गाना गाया, ये तो फिसल गए ओहो हो, तो आपके लिए गाना है, हम तो बेवफा हरगिज ना थे पर हम वफा कर ना सके। ये आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की सिद्धांत, सुचिता और ईमानदार की 45 साल की इतनी बड़ी राजनीति है कि उनको हर दल पसंद करते हैं। वो नीतीश कुमार जी तय करते हैं कि राष्ट्रहित के बाद कौन सा दल पसंद करेगा। नहीं, राष्ट्रहित क्या है, चुनाव के बाद भी और पहले भी। अभी हम एनडीए अलायंस में पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और इस नीति के साथ हैं कि राष्ट्र मोदी जी के नीतियों में तरक्की कर रहा है, और आने वाले 2047 का जो उनका एक विजन है, उसके साथ देश आगे बढ़ेगा। मैं चलता हूं, राजेश गुप्ता। सुनिए, गाना सबसे फिट ये बैठता है जो राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा निकाली थी कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी। और बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो पब्लिक यहां पर ताली बजा रही है, लेकिन राजेश गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के। राजेश भाई, करंट लगेगा, बीजेपी कह रही है कि इस बार करंट लगेगा, लेकिन आपको तो करंट लग रहा है। देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे गानों से शुरुआत करी, तो मुझे भी एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, और मुझे लगता है कि सुना दीजिए। परफेक्ट है सिचुएशन पे, बिल्कुल, कि हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर केजरीवाल जी क्यों परेशान है? एमए किया, बीए किया, सब कुछ लगता है एमए किया, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। नौकरी है नहीं, एमए कर लो, बीए कर लो, बैटरी रिक्शा ही चलाने पड़ रहे हैं, पकौड़े तल लो, गैस निकालो, उससे रसोई गैस चला लो, ऐसी बातें हो रही हैं। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और अगर आप कोशिश भी करते हैं अमीश भाई, तो उनको बड़ी चतुराई से यहां पे वोट दिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। आपने जैसे शुरुआत में पूछा, अभी तो मीठे पे भी दिक्कत है, अब तो इस बात पर दिक्कत है कि आम आदमी आम क्यों खा रहा है। तो क्या खाएं भैया, मशरूम खाएं, वही वाले बाहर वाले जो मोदी जी खा के गाल लाल कर लेते हैं। ईडी का काम अभी हो गया कि आम में देख रहा है कि मनी ट्रेल कहां से निकल रहा है। नवरात्रों में अगर कोई आदमी जो देश का 3 बार का एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, जी, अगर वो पूड़ी सब्जी खा लेता है तो दिक्कत हो जाती है कि भाई पूड़ी क्यों खा रहे हो, बताओ कमाल हो गया। बस सब मशरूम खाएंगे अब, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे ही रहे हैं, 5 साल के लिए इन्होंने गारंटी दे दी है। फिर ये कहते हैं हमने गरीबों को बाहर भी निकाल लिया है। कितनी कंफ्यूजन है भाई। या तो ये मान जाओ लोग गरीब है इसलिए आपको राशन भी देना पड़ रहा है, ये मान जाओ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो फिर राशन क्यों दे रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं ऑडियंस वैसे एक बात बताऊं आपको, जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। वो तो कह रहे हैं शिकायतें करते हैं, सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही सरकार से कह रहे थे कि मेरा वेट कम हो गया, उनकी सरकार ने कहा वेट कम नहीं हुआ है। मतलब ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि उन्हीं की सरकार का महकमा मुख्यमंत्री की बात को झुटला दे। अब सच कौन बोल रहा, सरकार या मुख्यमंत्री, समझा जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने सारी बातें कही, इन पे सबसे फिट गाना जानते क्या है? इन्होंने जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने का दिल्ली में दारू का दरिया बहाया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को गुरु मानने के बाद अभी रामलीला मैदान में लालू को गुरु माना था। तो इनके लिए तो ये कह सकता हूं,
मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, केजरीवाल जी के लिए पीता नहीं हूं, पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है। राजेश गुप्ता देखिए, ऐसे तो कहने को तो दिल्ली पुलिस के आगे भी दिल्ली लगाया, क्या वो हमारे अंडर में है? तो हम तो बार बार कहते हैं, सबको बताया कि एलजी साहब के अंडर में आती है तिहाड़। अब वो दिल्ली प्रशासन का तो उसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग जिस तरीके से इसको घुमा रहे हो, अभी तो आप हालचाल ठीक ठाक है, अभी तो आपने कहा हालचाल ठीक ठाक है। मैंने जनता की तरफ से कहा कि हालचाल ठीक है, गाना इस बात के ऊपर था, बच्चे ऐसी पिक्चर को देखे। ठीक है, सवाल कई सारे सवाल हैं। ओके, जी सर, विपक्ष पहले बोलता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया तो विपक्ष को इससे भी हो रहा है कि अरे मोदी जी तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, विवेक, इस बात की बात कि अंसारी आए जिन्होंने मुकदमा करा, लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, मैंने सवाल पूछा, मोदी से बैर है या राम से बैर है? देखिए, राम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन भाजपा के इवेंटों में हम नहीं जाएंगे। हमारा मानना है कि शंकराचार्य के इच्छा के विरुद्ध जिस तरीके से आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी, वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक था। 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज था भाजपा की तरफ से। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप स्कूलों की फीस सस्ती करिए, कॉलेज की फीस सस्ती करिए, प्लेसमेंट सेल कॉलेज के स्ट्रांग करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मात्र मंदिर दिखा करके अगर वोट मांगेंगे तो ये आगे नहीं चलेगा। अब एक चीज और 10 सेकंड में एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, ये 140 करोड़ का देश है और पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमारे देश में एजुकेशन सस्ती रही है, सब पढ़े लिखे हैं। वी डोंट वांट कल्ट लीडर्स, चाहे पाकिस्तान का इमरान खान हो, चाहे इस देश में नरेंद्र मोदी। घड़ी पाकिस्तान को चले जाते हैं आप, चाहे नरेंद्र मोदी। कल्ट लीडर्स नहीं चाहिए। वी डोंट वांट गॉड्स। हमें चाहिए नेता जिनसे प्रश्न पूछे जा सके, उत्तर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अल्मोड़ा एक मिनट, ये कहते कल्ट लीडर नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी है ना। ये मार्क्स का था, कल्ट लीडर नहीं था। स्टालिन क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। माओ क्या था, ज्योति बसु क्या था, 27 साल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी, वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक भी बना दिया, और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है, डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके। और अभी आपने बोला कि हमें देश का प्रधानमंत्री, हमें देश का प्रधानमंत्री, सुधांशु एक सेकेंड, लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे। लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहां के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, उन्हें भी बचाने दो। 20 सेकंड में पूरी बात पूरी करूंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो एक मनुष्य हैं, वो पूजा करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं। उनको अधिकार है और किसी को अधिकार नहीं की टिप्पणी करे। लेकिन अगर उसको फोटो आप बना करके, कैमरे खड़े कर करके, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके वोट के लिए यह किया जाएगा, तो फिर इसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तक बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार, और मतलब वो फोटो आप कर। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो। जब धर्म राजनीति में आता है, राजनीति में भावना भड़कती है। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जिसने 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, सेकुलर एजेंडा पे एग्री किया था और सेकुलर बनाया था।
अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों के पास भी आता हूं, आम आदमी पार्टी और इनकी बात सही है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जी ओके, चलिए मैं अब आता हूं। ये सत्य प्रकाश जी, क्या मीठे से भी दिक्कत हो गई है? अब आम आदमी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं मर्डर करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी कब क्या कह रहे हैं, आजकल बड़े हास्यास्पद खुद को बना रहे हैं। वो उनके अंदर जेल प्रशासन है, उनकी रोज डॉक्टर जांच करते हैं जेल में, उनको अनुमति है कि अपने घर से जो खाना आए वो खाएं, तो सारी सुविधा एक मुख्यमंत्री को वहां उपलब्ध है। अब झूठ बोलने के लिए वो फ्री हैं, चूंकि झूठ में एक्सपर्ट हैं, वो करते रहे। मैं लेफ्ट के भाई पर थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहता था। मैं हमेशा कहता हूं लेफ्ट को कोई राइट बात समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है लेफ्ट, तो राइट समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला उन्होंने किसका ख्याल किया? गरीबों का ख्याल किया। शौचालय का निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस देश में किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और दूसरी बार जब वो सत्ता में आए तो युवाओं को पहले भी मुद्रा लोन दिया, आप भी दिया, तो 46 करोड़ इस देश में अगर युवाओं को, श्रमियों को, जिसको भी जरूरत थी, उद्यमियों को अगर मुद्रा लोन मिला है तो क्या यह रोजगार की बात नहीं है? 1 करोड़ अगर लखपति दीदियों को रोजगार मिला, लखपति बनी, तो क्या ये महिलाओं की बात नहीं थी? 33% आरक्षण जो महिला विधेयक लंबित पड़ा था, दोनों सदनों में पास किया। ये कौन सा, ये क्या वो अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभा रहे थे? समस्त विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आग्रह किया, आओ मिलकर भारत का निर्माण एक साथ करें, लेकिन विपक्ष के किसी पार्टी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे तो ये विपक्ष के साथ भारत निर्माण कैसे होगा? सरकार जेल में नहीं डालती, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा है। ओके ओके, अच्छा वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा और यही प्लानिंग है बेल लेने की, ये बीजेपी का आरोप है। अमीश भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो स्वीटनर उनके पास में होते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए, जेल के अंदर है ना वो, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे यार। मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे। 6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया कि कितने अच्छे हैं मोदी जी। अब ये इनका डर है या क्योंकि इनकी आदत है, हर 1.25 साल में ये बदल लेते हैं। हो सकता है बात करते करते अभी टीवी पे आ जाएगी नीतीश कुमार जी, फिर उधर से उधर चले गए, कोई भरोसा थोड़ी है। 1.25 साल की एवरेज है, तो इसीलिए नीतीश कुमार जी को बात कहना नहीं चाहिए। पता नहीं कब बदल जाए। मैंने नहीं कहा, एनडीए की पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, हमारा लंबा वक्त एनडीए के साथ रहा, समता पार्टी के जमाने से, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से, और हम एनडीए के साथ हैं, उस नीति और राष्ट्र निर्माण की नीति के साथ खड़े हैं। लेकिन पहले की बात कहते हैं, मात्र 4 महीने पहले की तो बात है। केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में कहे भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और सुनिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शराब घोटाले में इनको जेल जाना चाहिए। और सुनिए, 6 महीने पहले जाके चेक करिएगा, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस बोलते थे, कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। सुधांशु जी के पास में और सुनिए, केजरीवाल जी का 7-8 महीने पहले का वो है सर, अपने टर्न पे पूरी बात कर दूं। केजरीवाल जी का अपने प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और देखिए, अगर दिल परिवर्तन की बात करें, अगर और ये कैसे बदल गए, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। जी जवाब 150 सांसद वो हैं जो पहले कांग्रेसी थे। 150 सांसद ऐसे इन्होंने बिठाए हुए हैं, चाहे दिल्ली में देख लो, दिल्ली के आसपास देख लो, ठीक है सर। दूसरी बात, इतने ताकतवर थे, 400 पार जा रहे थे, क्या जरूरत थी शिवसेना तोड़ने की? उनके ले लिए। क्या जरूरत थी एनसीपी, नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ की पार्टी, उनको ले लिया। उसके बाद में अशोक चौहान जी को ले लिया। तुमको सारे के सारे जो दुश्मन नजर आते थे आज वो मित्र नजर आते। 400 पार जा रहे थे तो क्या जरूरत थी? क्या इतना डर था आपका कि सबको साथ लेके चलते? और हमारा दोष इतना ही था, अगर अरविंद केजरीवाल जी भी नीतीश कुमार हो जाते, अजय संजय सिंह जी भी आपके साथ में जाते, ये थ्योरी, फिर आप देखिए राजेश गुप्ता, एक प्रश्न मेरा है आपसे। 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ।
अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है। और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आप क्या वोटर का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब नहीं ले दे रहे, और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाएं लड़कियां सवाल पूछे। ओके, बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया है? इसी दिल्ली में यहां खड़े हो कहा था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। चलो, आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है, और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी केस में, ठीक इसी आरोप में मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा दिलवा दिया था? आप कौड़े रहना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। क्यों भैया? केजरीवाल जी के लिए अलग नियम है और सिसोदिया के लिए अलग नियम है। हमने सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया। मनीष जी के केस में भी हुआ। 2 सबसे बड़े मंत्री जिनके सबसे ज्यादा विभाग थे, आपने बंद कर दिया। अब आप दिल्ली को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो। जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में कर दो। तुम इसका रशिया बनाना चाहते हो, पुतिन, एक मिनट, पुतिन का रशिया बनाना चाहते हो, 85% लोगों को अंदर बंद कर दो और चुनाव जीत लो। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा सर। ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र का राज रहेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। जी, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। सुनिए, सोनिया जी, राहुल जी जिस केस में बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं, ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे हुए। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि के जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में लालू यादव जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 1996 में जलिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी का आरोप लगा, 90 में 2024 में जेल अंदर बाहर जा रहे हैं। 2024 में सरकार नहीं रहेगी, ये भी देख लेना। जेल से पुराना जिस कोर्ट की इतनी बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, दिल्ली को चलाने का अधिकार है। इन्होंने संसद में बदल दिया। जी, आपसे भी मैं ले रहा हूं, आपसे भी ले रहा हूं। आप क्या सवाल है आपका? सर, इंडिया अलायंस में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जिसमें से केजरीवाल एक मेंबर है और वो जेल में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस टाइम सेंट्रल में लीड कर रही है, हमने बहुत सारे डेवलपमेंट देखे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता वोट देती है, तो आपके हिसाब से भारत की जनता गलत है? भारत की जनता गलत है। ठीक है। आपका क्या सवाल है? बोलिए। सवाल मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दूं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में धर्म पे ज्यादा राजनीति होती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें धर्म पे राजनीति ना करके राजनीति को धर्म के साथ करना चाहिए? राजनीति को धर्म, आप कह रही राजनीति धर्म के साथ? क्योंकि अच्छा सवाल है इनका। राजनीति में एक धर्म होना चाहिए। ठीक है, विवेक 2 सवाल आए हैं। एक धर्म के ऊपर सवाल आया है जो सुधांशु जी से मैं लूंगा। विवेक जी, एक अगर बीजेपी को बार बार लोग चुन रहे हैं, अभी कई राज्यों में चुनाव हुए, उम्मीद करी जा रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन जीत के आई। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को झटका लगा। अगर लोग बीजेपी को चुन रहे हैं, और आप, मैं लेफ्ट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, लेफ्ट का तो अब सिर्फ केरल और जेएनयू बचा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं अब। तो अब आप मुझे बताइए, तो फिर क्या करें? वो नॉर्थ कोरिया भी देखिए, ये सुधांशु जी के जो तंज हैं, बहुत अच्छा बोला सुधांशु जी ने। इन्होंने एक लंबी लिस्ट गिनाई। इन्होंने बोला साहब ये सारे केसेस जो हैं ये हमारी सरकार में नहीं हुए थे, ये तो दूसरी सरकार में हुए थे। मैं भी यही कह रहा हूं कि उस सरकार में पक्षपात नहीं था, वो आपके साथ हो। आप बोलने दीजिए आप मेरे को, आप मुझे बोलने दीजिए। आप सुन लीजिए, कोर्ट के डिसीजन से हुए। बेसिकली इनकी सरकार में क्या होता है और उस सरकार में क्या फर्क था? उस सरकार में कोई स्कैम आता था, मीडिया उठाती थी, एक्शन होता था, कोर्ट आता था, संज्ञान लेता था, केस शुरू होते थे। आज क्या होता है? अजीत पवार के अगेंस्ट बोलते थे, आज इनके साथ है। अशोक चौहान के खिलाफ बोलते थे, आज इनके साथ है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बोलते थे, इनके साथ है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ बोलते थे, आज इनके साथ है। आप बीजेपी का वॉशिंग पाउडर लगाइए, सारे क्राइम करिए, स्कैम करिए और ज्वाइन करिए इनकी पार्टी, रंग दिए जाएंगे। और ये पुरानी सरकार का फर्क है। इनका सवाल, इन मैडम का सवाल धर्म वाला इनका सवाल था, आपसे नहीं था। धर्म वाला सवाल। जोश से बोले भाई, एक ही जगह सरकार है केरल में, ये वायनाड में साथ में है कि लड़ाई है? बताइए जनता के सामने मोहब्बत बताइए। मैं खुद आ जाता हूँ आपके पास डबल माइक लेके, मैं डबल माइक लेके आ जाता हूँ। बिल्कुल साथ में है। अच्छा, एक सेकंड इसीलिए लड़ रहे हैं राहुल भाई। आप कह रहे हैं कि आपको बीजेपी को, मोदी को हराना है, यही आपका नारा है कि इस बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए।
चलिए मानते हैं। अच्छा आप कांग्रेस के साथ हैं, हाँ या ना? हम बिल्कुल है, नेशनल लेवल पर हैं। अब प्रश्न का जवाब बिल्कुल दिल पे हाथ रख के सच दीजिएगा। बिल्कुल सच देंगे वायनाड आपको। में जी। एनी राजा यानी लेफ्ट की कैंडिडेट राहुल गांधी के लिए क्या कुछ बोल रही है? नहीं, ठीक है। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही है कि नहीं लड़ रही? मैं डबल माइक 20 सेकंड में बोल देता हूं आपको। सीधी सी बात है, कांग्रेस को हम एक पुरानी पार्टी मानते हैं जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है पिछले 70 सालों में इस देश की सोशल फैब्रिक को बचाने में, बैकवर्डों दलितों के लिए काम करने में, रिजर्वेशन देने में। ठीक है। और पुरानी पार्टी है। अरे भाई, रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया कि कांग्रेस ने दिया? सुनिए, रिजर्वेशन बाबा साहब ने दिया कि कांग्रेस ने दिया? अरे भाई, बाबा साहब का क्रेडिट इसी दिया आपने। और सुनिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी है। सुनिए, बच्चों को नहीं पता होगा, इस देश में पहली गैर कांग्रेस सरकार चुन के आई थी केरल में ही। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में बर्खास्त कर दी गई। 98 में अकेली सरकार आने से पहले 1945 के पहले 50 साल में विपक्ष की एक सरकार ये कंट्रीब्यूशन है कांग्रेस का। हम इस तरह से इतिहास में जाएंगे तो मुझको खड़े होकर के सवाल लेने के लिए। तो वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चाएं जारी रहेगी, आप देखते रहिए। पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने वहां की नेशनल असेंबली में बोला कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। ये उनका नेशनल असेंबली पे एक बालिया बयान है। और सुनिए, जो हमने किया, याद करिए। अरे भाई, क्या तरीका है डिस्टर्ब करने का? हमारा फेलियर। सुनिए, हमने उसके बाद वो करके दिखाया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम। सवाल कोई पूछना चाहता है तो बहुत करिए। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपसे लूंगा सवाल। और कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, क्या सवाल है, बोलिए। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है और एनडीए गठबंधन से है कि शिक्षा और बेरोजगार को लेकर आपका क्या रोड मैप है? अच्छा सवाल है। एनडीए गठबंधन के साथ है एक सत्यप्रकाश जी और सुधांशु जी, जो आप दोनों में से रोड मैप मैं बता देना चाहता हूं। जो भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, त्यो भाजपा का प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति को सही समझ में आता है। पहली हमारी सरकार, सर अपने अपने टर्न पे बोलिए। पहली हमारी सरकार तब बनी 90 के दशक में, जब 50% साक्षरता दर हो गई। जब 60% साक्षरता दर हुई तो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत। अब 75% साक्षरता दर है तो 400 पार होने जा रहा है। और मैं बेरोजगारी पे आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, आज की डेट में बेरोजगारी की दर क्या है? 3.1%। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। 2018 के बाद हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं इस समय। और अगर मैं कहता हूं, आंकड़ों को डिस्प्यूट करते तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश का 37 किलो। अरे भाई, एक मिनट, कितना कर्जा? मैं बता रहा हूं। एक छोटा जवाब, ऑडियंस के छोटे जवाब। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे अगर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 4 करोड़ मकान बने, गरीब निर्धन आवास पे 74 एयरपोर्ट बने, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट बने। मेरे भाई, ये बना कौन रहा है? ये बना कौन रहा है? सुनिए, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जहां लोग पढ़ जाते हैं वह भाजपा क्या हाल होता है। केरला में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, 0 पे है ये, 0 पे। कोई नहीं वोट करता इनको वहां पर, उनको मालूम है कुछ नहीं है ये। और नहीं भैया, सुनिए, अब सुनिए, उस बच्चे ने पूछा था कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं और उत्तर भारत में, बाकी भारत के पास में लोग अनपढ़ हैं? ये क्या बोला? नहीं, आपने बोला ये बात। दूसरी बात कहिए, राजेश गुप्ता, पूरी खबर अपनी बात। राजेश जी, उस लड़की ने जो बात कही कि 2014 से पहले इनकी कभी सरकार नहीं आई, एक बार वाजपेयी जी की आई, तो क्या देश में सब देशद्रोही थे? इनको लगातार दिल्ली में लगातार 90 एक बार आए थे, 3 मुख्यमंत्री बदले थे, लगातार हार रहे, एमसीडी भी हार गए, तो क्या बाकी सारे देशद्रोही? जवाब। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए, अपनी बुआ महबूबा मुफ्ती के साथ के बनाई थी। पंजाब में कुछ है नहीं, हरियाणा में कुछ है नहीं, हरियाणा में जीते नहीं तो उसके साथ में लिया चौटाला साहब को। राजस्थान में पिछली बार हारे, मध्य प्रदेश में 2 चरिंदों के साथ में लिया। है बता तो दो, तो सब देशद्रोही है क्या? सुधांशु जी, पहले तो ये कहते थे इतिहास, तो वर्तमान बोल देता हूं। वर्तमान का एक सच ये है कि वायनाड में लेफ्ट और ये लड़ रहे हैं यहां साथ में, और ये दिल्ली में कांग्रेस के साथ है, पंजाब में लड़ रहे हैं। सोचिए कितना बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। पंजाब में हम चौथे नंबर की पार्टियों का लड़ेगी तुम्हारे खिलाफ।
चौथे अब नंबर की सुनिए, पार्टी है पंजाब हमारी में। सरकार हम आने करेंगे से तुम्हारे पहले, खिलाफ। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले क्या अंतर आया है, बस जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, कौन देशद्रोही था, कौन देशभक्त था। 2014 से पहले कहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, चेन्नई में धमाके, संसद में घुस चंडीगढ़ गए में लोग धमाके, यार। गुवाहाटी में, संसद गया में में, लोग घुस गए, लखनऊ, सुभाष जी। फैजाबाद, वाराणसी, संसद में लोग घुस गए। चिल्लाइए मत, आपके MP ने अपने घुसाया। टर्न में बोलिए। MP में घुसे ना, ये तो बता भाई, संसद एक- में एक- घुसे। एक- एक अब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। संसद उसका अब जवाब सुनिए, देगा। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्क में लिखा रहता था, रेलवे स्टेशन में लिखा रहता था, छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। दिखता है कहीं? आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में वो सीमित हो गया और कश्मीर में 300 किलो RDX कहां से आया? जिंदाबाद के 300 किलो RDX कहां से आया? झंडे दिखते थे, 300 किलो RDX झंडे से आया। सवाल यह है कि पुलवामा में इतना बड़ा आरडीएक्स का धमाका 300 हुआ किलो। था, उसका कोई भी जांच नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि आपको शक है पाकिस्तान ने नहीं करा था वो? पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जांच तो ये हमारी सरकार निकाल। हाँ, सुनिए, ओके पुलवामा का जवाब तो ऐसा दिया, और किया किसने था? सुनिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने वहां की नेशनल असेंबली में बोला कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा। ये उनका नेशनल असेंबली में एक बालिया बयान है। और सुनिए, जो हमने किया, याद करिए। अरे भाई, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? हमारा फेलियर। सुनिए, हमने उसके बाद वो करके दिखाया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के सांसद ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो, वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने पुलवामा में किया, उससे ज्यादा खौफ था। सुनिए, इनका कहना है, इन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान ने इंडिया में आके अटैक कर दिया। अभी क्या कह रहे हैं? करे पाकिस्तान ने इंडिया में आके बरात को तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने किया। संसद में अटैक हो जाता है, लोग अंदर आके कुछ फेंक देते हैं, इनका सांसद चिट्ठी लिखता है, उस पर जवाब देंगे। ठीक, उसको टिकट नहीं दिया है वैसे। सर, मेरा नाम मानसी और मेरा सवाल बीजेपी के लिए है। वो कहते हैं हमने रोजगार दिया आपने सिर्फ 4 साल के लिए। आर्मी अग्निवीर के लिए भर्ती आपने निकाली 4 साल के लिए। 4 साल के बाद युवा जब वो नौकरी करके बाहर रिटायर हो जाएगा, क्या करेगा? आप क्या इस बात की गारंटी देते हो उसके परिवार का डेवलपमेंट नहीं होगा? बहुत सवाल बताइए, अग्निवीर पे सवाल है। नौकरी की उम्र क्या होती है? मिनिमम 18 साल और क्लास 2 के ऊपर 21 साल। जी जी जी। अग्निवीर में एंट्री की उम्र, हाँ मैं बोल रहा हूं, सुनिए तो। मेरा सवाल यह, आपने बोला कि मोदी जी पे क्या सवाल है आपका? मोदी जी पे सवाल है कि मोदी जी अभी तक इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, फिर आपने नया चेहरा क्यों नहीं दिखाया? मोदी जी क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी तो भाई चेहरे हैं, तो मैं साथ दे दूंगा। सुधांशु जी खड़े होंगे तो हम साथ दे देंगे। ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए। ओके ओके भैया सुनिए, ये 100 साल से एक ही परिवार का चेहरा दिख रहा है, तो वहां भी तो कुछ सवाल करिए। मोतीलाल नेहरू 1930 में बने थे, आप अपने तब से आज तक दीजिए ना। ये चल रहा है। आप अपने हमारा उत्तर तो दीजिए। साबित करके दिखा रहा है। और वो सुनिए, आउट पे आउट, आउट पे आउट, आउट पे आउट हो रहा है, कह रहा है मैं उत्तर चुनाव नहीं है नहीं इनके लड़ूंगा, पास। फिर भी यात्रा मैं ही निकालूंगा। 73 साल के अब हो मैं गए, उसकी लेकिन बात- रिटायर नहीं होंगे। देखिए, एक गाना है, लेकिन चेहरा ना अग्निवीर को देखो 4 साल में लेकिन रिटायर लेकिन करेंगे। लेकिन चुनाव में चेहरा देखना पड़ता है। आप इतना हल्ला मचा रहे हैं तो पब्लिक को, जनता जनार्दन है, विजय चौक पे खड़े हैं, अपना चेहरा बता दीजिए कौन है? इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए कौन है? कौन है? सुन लीजिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जरूरी चेहरों की नहीं पॉलिसी की है। हमने 2004 में भी सरकार बनाई, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इलेक्शन लड़ा था नीतियों पे, बिना फेस के। आपको नेता चाहिए, पिनारी नेता विजयन में कैंडिडेट भगवान थे मत कि नहीं ढूंढिए केरल में? ऐसे कर रहे हैं। बोलिए, पिनारी विजयन 73 साल केरल में। के 73 साल की उम्र में मोदी साहब कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टर की नौकरी चाहिए, लेकिन अग्निवीर 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। सुनिए, एक मिनट, क्या सवाल है? एक सेंटेंस। इन्होंने बोला 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। आप ही करा रहे हो ना? 21 साल में नौकरी की उम्र शुरू होती है। नहीं, 4 साल के अंदर रिटायर कर रहे हैं ना ये। ये सवाल है कि बेरोजगारी जो एम्प्लॉयमेंट देश में है सर, बड़े आज के जमाने में 21 मतलब ग्रेजुएट लोग 83% है जो बेरोजगार है। ILO की रिपोर्ट आई है, 83% लोग बेरोजगार हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए कोई भी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं कर रहा है। सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जो इस देश का युवा है उस पर बात कब होगी? और ठीक, जी जी जी, ओके 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 ओके। एक सत्यप्रकाश जी, क्या पॉलिटिक जो मुद्दे हैं, कभी मछली पे बात हो रही है, कभी आलू पूड़ी हलवा, पता नहीं किस किस मुद्दे पे बात हो रही है, कभी कभी किसी विषय पे चला जाता है, कभी मोदी की हम मुंह तोड़ेंगे, मोदी के हम ये करेंगे, उस पे चला जाता है। चुनाव रियल मुद्दों पे क्यों नहीं है? चुनाव वास्तव में आप संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो रियल मुद्दों पर ही चुनाव है।
मोदी जी पिछले 10 सालों में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने पूरे इंटरव्यू में बताया है, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव। वो विपक्ष से सकारात्मक भूमिका की उम्मीद में बैठे हैं कि इन मुद्दों पर बात होगी। विपक्ष खुद ही ले आता है ऐसे मुद्दे कि राम मंदिर में नहीं जाएंगे, धारा 370 पर हम, वो कह रहा है विपक्ष की भारत जोड़ने निकले थे, कह रहे धारा 370 फिर ला देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। परमाणु बम खत्म करने वाले लेफ्ट ये कहते हैं भारत का परमाणु बम खत्म कर देंगे। ये राष्ट्रभक्त है ना, ये तमाम राष्ट्रभक्तों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या सवाल पूछा था? इस देश की सेना से सवाल पूछा था। हम विरोध में थे, नीतीश कुमार विरोध में थे, एनडीए में नहीं थे। नीतीश कुमार ने आगे बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन किया था। नहीं बोलते किसी के, नीतीश, हम विरोध में थे एनडीए के, हमने सर्जिकल स्ट्राइक मुझे याद है। ये देखिए, ये केजरीवाल का क्या सवाल था, ममता दी का क्या सवाल था, और कितने सैनिक मारोगे वोट देने के लिए? कैसे नहीं आएगा ये मुद्दा? रोजगार पर हम बात करते हैं, अगर 46 देखिए देखिए रोजगार भी मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा भी मुद्दा है, सब मुद्दे हैं, लेकिन जब तक हमारा देश मजबूत नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें मजबूत मुल्क चाहिए। और मैं आता हूं और आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूं कि चुनावों में जो मुद्दे हम चल रहे हैं, आपको स्ट्रांग नेशन, मजबूत देश चाहिए? मेरा सवाल बीजेपी से है कि राम मंदिर और 370 हटाने के अलावा हमें उन्हें वोट क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? एक अच्छा सवाल है। बीजेपी को वोट क्यों करें? आपने राम मंदिर बनाया और 370 ही तो हटाया है। राम मंदिर बनाना क्या बड़ी बात थी? बताता हूं, खाली राम मंदिर नहीं बना है। सुनिए, 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों में नल से जल मिला है, 4 करोड़ निर्धनों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर गांव का, सुनिए, आज भारत का कोई ऐसा बीजेपी से एयरपोर्ट ना हो, हर प्रदेश में एयरपोर्ट मिला है। और सुनिए, क्या तरीका है, इस देश की सच्चाई है, ये भी बता दीजिए जरा। 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना देती है, ठीक है, राशन आप देती है। बीजेपी से मैं जवाब देना चाहता हूं, करोड़ पे मैं जवाब देना चाहता हूं जी। जिन गरीबों का इस देश में 70 साल में कांग्रेस ने ख्याल नहीं रखा, बेरोजगारी का सड़क पे छोड़ दिया, आज मोदी जी को 80 करोड़ का ख्याल रखने का गौरव है। उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। और तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लेफ्ट से विकास दर में आगे है, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे है। केजरीवाल जी चला रहे सरकार, दिल्ली से बिहार का विकास दर आगे, ऐसी सरकार चला रहे। देश में बेरोजगारी 3.1% दर बनाया, महंगाई की दर कम कर दी, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इनको दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके, एक सेकंड, भारत का डंका बज रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, बस इनको मैं कह रहा हूं ना, इनको हर 6 महीने में ये चश्मा उतार देते हैं, फिर ये इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। अभी तो शराब घोटाले पे आपको हर 6 महीने में 10 साल की बात करें, पौने 2 महीने में कितनी बार बदल चुके। क्या ये करप्शन नहीं है? लोगों से वोट मांगना, लोगों से और पार्टी के नाम पे, अरे राजनीति से सवाल लूंगा। ओके, सवाल क्या है आपका? सर जैसे इनका देखिए, इनको बेरोजगारी से इनका ये क्वेश्चन है कि जब पानी 15 रुपए था तो एक आदमी पूरे महीने में कपड़े धोता था, पानी पीता था। अब जब पानी 40 रुपए हुआ तो उससे आदमी को क्या है? सर क्या कह रहे? ये कह रहे आप उल्टा बोल रहे हैं क्या? सर पहले पानी 15 रुपए में भर महीने नहाते भी थे, कपड़े भी धोते थे, पीते भी थे। आज के डेट में आम आदमी के राज में 40 रुपए में एक दिन पानी पीने को मिलता है। आपका क्या पॉइंट है? ठीक है, आप हो गया। अरे आपको हुआ। अरे मैं आपसे लूंगा। और किसका सवाल है? मैं आ रहा हूँ, पीछे भी आ रहा हूँ। क्या सवाल आपका? बोलिए। पानी पर पूछना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं ना गांव में विकास नहीं हुआ। सुनो, मैं गांव से ही हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ, गांव का बंदा हूँ। गांव में जाकर देखा विकास। 2014 से पहले ना मोमबत्ती से पढ़ाई करते थे हम, जो आप कह रहे हो। आज लाइट भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, सब चीज है। क्या नहीं है? मैं कह रहा हूँ ओपन चैलेंज करके। और सुनो भाई, आपने अग्निवीर पे ठाया ना मुद्दा। मैं कह रहा हूँ 4 साल के लिए क्यों जरूरी है? पता किस लिए? ताकि कोई देश हम पे अटैक करना ना, हर घर में से एक बंदा निकल के आएगा फौजी, देश की सेवा करने के लिए, ना कि वहां के पैसे कमाने नहीं जा रहा। फौजी देश की सेवा करने जा रहा है, पैसे कमाने नहीं जा रहा। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से। देशभक्ति दिल से होती है, ना कि पैसे से। देशभक्ति का जज्बा, ये विवेक बड़ा पॉइंटेड सवाल था। देशभक्ति दिल से होती है। जी,
देशभक्ति दिल से होती है, इसीलिए हर वो व्यक्ति जो भारतीय सेना में जाए उसका सम्मान हो। 4 साल के बजाय उसको लंबी अवधि के लिए सर्विस करने दीजिए, उसके परिवार का ध्यान रखिए और वो फैसिलिटीज उसको दीजिए जो 70 साल से हम देते आए हैं, इसलिए हम अग्निवीर के खिलाफ हैं। दूसरी बात, आपने रिटायरमेंट की बात करी, मैं कह रहा हूं नेताओं की रिटायरमेंट की एज कब आएगी इस देश में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या किसी दल के हो। पिनारी विजयन कब रिटायर हो? पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से मेरी अपील है, रिटायरमेंट ले, 93 रिटायरमेंट ले। भाई वीएस अच्युतानंदन कब बने थे? वीएस अच्युतानंदन 93 में सीएम बने केरल के। इनके पार्टी का कानून, ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया आपने? ये क्या बोल दिया आपने? आपने बोल दिया, आप इन्होंने बोला, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला रिटायरमेंट एज होनी चाहिए। पिनारी विजयन, लालू यादव, इनकी रिटायरमेंट एज निर्धारित करेंगे क्या? पॉइंट ये है कि इनकी रिटायरमेंट एज निर्धारित करेंगे, क्या करेंगे आप? कमाल की बात है, कमाल की बात है इस देश के अंदर। मोदी साहब पहल करें। विवेक ओके सत्य जी, देखिए मोदी जी ने सबको रिटायर्ड हट कर दिया है। प्रॉब्लम क्या हो गई? मोदी जी को रिटायर्ड हट करा है। सत्य जी, एक सवाल पानी पर उठा है। भारत में बिहार की सरकार ने हर घर नल का जल की योजना शुरू करी, नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरे देश में लागू करा और आज तक इतने दिन से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही चुकी है, घर घर पानी का जल अब तक फ्री नहीं पहुंचा है। ये गलत है, ये बहुत गलत है। जी अब ठीक है, अब आप पीछे जाइए, अब आप पीछे जाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सबने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।